गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सोनिया 24/7 केयर फाउंडेशन और डालसा दैट इज दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के वेबिनार के हमारे स्पीकर हैं श्री कुमार रविशंकर, जो कि लीगल सर्विस एडवोकेट हैं, एडवोकेट सेंट्रल सेकंड टालसा कोर्ट कॉम्प्लेक्स और 24/7 केयर फाउंडेशन टालसा आपके लिए राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अंडर क्रिमिनल लॉ टॉपिक लेकर आया है। एंड माइक ओवर टू श्री शंकर कुमार। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम कुमार रविशंकर है। मैं पेशे से एडवोकेट हूं और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी राउज एवेन्यू में पैनल एडवोकेट हूं। और मुझे ये कार्य सौंपा गया है कि मैं आप लोगों के बीच जो इंडिविजुअल्स या व्यक्तियों के अधिकार हैं भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, और जो हमारे अधिकार जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में और जो यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स है उसके अंदर कैसे ये बात कही गई है कि हर इंसान का, चाहे वो दोषी हो या वो दोषी ना हो, या कोई विक्टिम हो किसी अपराध का, या कोई जुवेनाइल हो, या अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हो, ये तो बाद में पता चलेगा कि उसने अपराध किया है या नहीं किया है। लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन जिस पॉइंट से शुरू होता है उस पॉइंट से ही कैसे ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए, या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ जो कि सेक्शन 14 के अंदर आता है, तो उसके अंदर जो है कैसे अगर प्रोसीजर फॉलो करने में जो भी कानून व्यवस्था बनाने वाली संस्थाएं हैं या कोर्ट्स हैं उसमें कहीं भी चूक होती है, तो इसमें यह माना गया है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं या जो अक्यूज्ड हैं किसी ऑफेंस के, या जो विक्टिम्स हैं जैसे महिलाएं हैं जो कई तरह के यौन अपराधों की विक्टिम्स होती हैं, उनको किस तरह से हानि पहुंचती है, ये सारी बात जो है जब हम बात करते हैं बड़े स्तर पे कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। सो टू स्टार्ट विथ, जब हम कहते हैं कि इंडिविजुअल के राइट्स क्या हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तो हम इंडिविजुअल जहां बोलते हैं वहां कई बार आता है कि अच्छा, पुलिस आपके अगेंस्ट अगर कोई एफआईआर दर्ज करती है और वहां से आपके क्या अधिकार शुरू होते हैं। लेकिन इसका दायरा जो है वो सिर्फ इतना नहीं, इसका दायरा ये भी है कि पुलिस जो है किसी भी अपराध में जो विक्टिम है उसको क्या उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, या जो कोर्ट्स में हम जाते हैं वहां पे जो प्रॉपर प्रोसीजर लेड आउट है कि कैसे हम ट्रायल की शुरुआत करेंगे, कैसे हम जो है बेल ग्रांट करेंगे, या इस सब तरह के जो भी है, और इसमें कहीं भी अगर प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ है तो वो कैसे जो है मानवाधिकार हनन माना जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसले इस दिशा में हैं, और साथ साथ जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड है उसमें जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के अधिकार हैं या विक्टिम्स के अधिकार हैं या जुवेनाइल्स के अधिकार हैं, कैसे उसमें किसी भी तरह की आप ये मानिए कि किसी भी तरह की अनदेखी या जबरदस्ती कैसे लोगों को बड़े स्तर पे जो है उनका जो जीने का अधिकार है या जो उनका अपनी जीवन शैली चलाने का अधिकार है उसके उसके विपरीत है। तो ये एक तो सबसे बड़ी बात है कि ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो करना अपने आप में जो है ग्राउंड फॉर एक्विटल या कॉम्पेंसेशन होता है। अब ड्यू प्रोसेस क्या है, इसमें जाने से पहले, कानूनी प्रावधानों में जाने से पहले हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में जो है सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या स्टैंड लिया है। अब जैसे किसी को जो है आपको जैसे पता होगा कि इलीगल कन्फाइनमेंट है या इलीगल डिटेंशन के केसेस, या महिलाओं की बात अगर करें तो कैसे कैसे जो है उनके 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 ऊपर जब भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है तो पुलिस को किन चीजों की
किन चीजों का ध्यान रखना होता है कि रात में 7 बजे के बाद जो है अगर ऐसा ही कुछ अर्जेंट सिचुएशन है तभी आप उनके यहाँ इंटरोगेशन के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हैं, या उनको थाने में उसके बाद नहीं बुला सकते हैं। बिना महिला ऑफिसर के जो है आप उनसे इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन नहीं कर सकते हैं। अगर करने इतनी ही अर्जेंसी है तो स्पेशल परमिशन की कैसे जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो हम अभी शुरुआत करते हुए जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो ये डालसा है, जैसे इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज या दिल्ली स्टेट लीगल स्टेट सर्विसेज अथॉरिटी जो है, वो सबसे बड़ी बात है कि नालसा एक्ट जो है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, उसके अंतर्गत बनाया गया है। और उसमें यह कहा गया है कि जो भी इंडिजेंट लोग हैं, जो अपने केस का खर्चा खुद नहीं उठा सकते हैं, या वो ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं कि अपने केस का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, जैसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हो गए, आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, महिलाएं हो गए, विकलांग व्यक्ति हो गए, ऐसे लोग जिनकी आय सालाना 3 लाख से कम है, या ऐसे लोग जिनकी मान के चलिए कि उम्र 60 साल से ज्यादा है लेकिन आय सालाना 4 लाख से कम है। तो इस तरह के जो लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो ऐसे लोगों को जो है किस तरह से सहूलियत देने के लिए, ताकि उनका जो एक अधिकार है फेयर ट्रायल का, तो वो फेयर ट्रायल का अधिकार जो है वो किस तरह से अपना सके या रियलाइज कर सके। तो इस एवज में जो है कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल, जो हमारा संविधान है उसकी आर्टिकल 39A को बेस रखते हुए जो है नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट बना, जिसके अंदर ये प्रावधान बनाया गया कि कैसे लोगों को जो है जो लोग अपना केस लड़ने का खर्चा नहीं उठा सकते, या ऐसी परिस्थिति में है कि उनको मदद चाहिए अपना केस लड़ने के लिए, या उनको वकील मुहैया कराने के लिए मदद चाहिए, तो इस स्थिति में जो है ये एक्ट बनाया गया, जिसमें अलग अलग कैटेगरी है कि किन लोगों को ये फ्री की कानूनी सहायता या लीगल काउंसिल मिल सकती। तो जहां हम 39A की बात करते हैं, और हम साथ में ही जब बात करते हैं कि क्रिमिनल केसेस में इंडिविजुअल्स के क्या अधिकार हैं, तो उस स्थिति में जो है सेक्शन 12 नालसा एक्ट का ध्यान रखते हुए जो है सेक्शन 304 सीआरपीसी भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेक्शन 304 में यह कहा गया है कि हर उस एक्यूज्ड पर्सन को, या जिसको अभी दोषी माना गया है, उसको जो है अपने पसंद का काउंसिल या वकील रखने की या करने की आजादी है। और अगर उसकी स्थिति ऐसी है कि वो खुद से अफोर्ड नहीं कर सकता है, या खुद से उसका खर्चा वहन नहीं कर सकता है, तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि 304 सीआरपीसी में यह प्रावधान बनाया गया है कि उसको लीगल एड काउंसिल मुहैया कराया जाए। इसके साथ साथ जो नालसा का एक स्कीम है जिसमें विक्टिम कॉम्पेंसेशन की बात कही गई है, वो ऐसी महिलाओं के लिए विक्टिम कॉम्पेंसेशन है जो कि किसी तरह की यौन हिंसा या किसी और तरह की हिंसा की भागी रही है, या उनको सामना करना पड़ा है, और उसके बाद जो है उसको उन्होंने सरवाइव किया है। इसमें जो है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है। कभी आप लोगों को मौका मिले तो वो इंटरनेट पे बहुत आसानी से अवेलेबल है कि कैसे जो है विक्टिम कॉम्पेंसेशन की बात आई, कि किसी भी क्राइम में जो है सिर्फ अक्यूज नहीं होता है, हर क्राइम में कोई ना कोई विक्टिम होता है, और विक्टिम्स की भी डिग्री है कि फर्स्ट डिग्री विक्टिम है या सेकेंड डिग्री विक्टिम है, कि मतलब किसको उस चीज से कितना प्रभाव पड़ा। और तो सरकार ने निपुण सक्सेना, सुप्रीम कोर्ट में निपुण सक्सेना वाले केस में कहा कि जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसको इस दिशा में एक स्कीम बनाने के लिए जरूरत है, जिसमें कि हम बात करें कि विक्टिम्स जो हैं क्राइम के, जिनसे उनका राइट टू लाइफ छीन लिया गया है, या जिनका राइट टू लाइफ हैम्पर हुआ है किसी क्रिमिनल एक्ट की वजह से या किसी अक्यूज के कंडक्ट की वजह से, उसको कॉम्पेंसेट किया जाए। अब कॉम्पेंसेशन की भी अलग अलग डिग्रीज हैं कि किस स्थिति में कैसा कॉम्पेंसेशन मिलेगा, ये डिसाइड करने का पावर जो भी ट्रायल जज है उसके पास होता है।
या जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो होती है, वो उनके पास एक पूरा चार्ट अवेलेबल है जिसमें देख के एप्लीकेशन उनके पास देना होता है, और वो देख के जो है वो डिसाइड करते हैं कि किस स्थिति में कितना कॉम्पेंसेशन देना जायज है। तो ये जो है, ये विक्टिम कॉम्पेंसेशन किन किन स्थिति में या किस किस स्थिति में या किन किन धाराओं के अंदर हुए ऑफेंस की स्थिति में महिलाएं क्लेम कर सकती। इसमें देखिए 326 ए हो गया, या 354 ए से 354 डी तक हो गया, या 376 ए से 376 ई तक हो गया, या 498 ए, ये धाराएं हैं आईपीसी की जिसमें कोई अगर विक्टिम है तो वो विक्टिम कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। उसी तरह 357 ए जो आईपीसी का है उसमें कहा गया है कि जो भी विक्टिम कॉम्पेंसेशन डिसाइड होगा और अथॉरिटी जो भी कॉम्पेंसेशन विक्टिम को देगी, और इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, जो बालिकाएं हैं या जो छोटी लड़कियां हैं जो कि मान के चले आपकी किसी तरह के का सामना जिनको करना पड़ा है, इन दोनों के लिए है। तो हम जनरली ये भी देखते हैं कि बहुत सारे पॉक्सो के केसेस में भी विक्टिम कॉम्पेंसेशन अप्लाई किया जाता है नालसा के सामने या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सामने। तो 357 ए में ये कहा गया है कि जो भी कॉम्पेंसेशन डिसाइड हुआ विक्टिम का और वो उसने जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसने विक्टिम को पे किया, वो रिकवरी होगी अक्यूज्ड से, या जो दोषी है किसी ऑफेंस का उससे वो रिकवरी की जाएगी। तो ये तो एक विक्टिम कॉम्पेंसेशन का बहुत छोटा सा चैप्टर था जो कि बताना जरूरी था, क्योंकि जहां हम क्रिमिनल लॉ में इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं तो इसको नजरअंदाज करना ठीक नहीं था। लेकिन जो आज का हमारा जो मेजर सेशन है वो है, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है इंडिविजुअल्स के राइट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कि एक दिन में कवर कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसमें हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि जब मान के चलिए कोई क्राइम हो गया और अक्यूज्ड है उस क्राइम का, तो उसको जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए, या उसको अरेस्ट करने पे उसके क्या क्या अधिकार हैं, ट्रायल की प्रक्रिया किस तरह से पूरी की जाए, अगर बाद में वो जाके पता चलता है जज को कि वो दोषी नहीं था तो उसको डिस्चार्ज कैसे किया जाए। तो ये सारे प्रावधान क्या कहते हैं और अलग अलग जजमेंट में जो है इन सारे प्रावधानों को लेके क्या बताया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, ताकि एक जो मापदंड बना है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, कैसे ट्रायल हो, कैसे इन्वेस्टिगेशन हो, कैसे अरेस्ट हो, बेल कैसे ग्रांट हो, तो ये सारी चीजें हम इन पे बहुत ही संक्षेप में हम थोड़ा ध्यान देंगे ताकि आप सभी को एक आइडिया हो जाए कि कहाँ से और ज्यादा जानकारी ली जा सकती है। तो जो भी उपयुक्त सेक्शन है या धाराएं हैं या जो भी जजमेंट है उसको मैं बहुत ही संक्षेप में आज उस पर बात करूंगा, और उसके आगे फिर अगर मौका मिला तो उस पर जो भी आप लोग क्लैरिफिकेशन चाहेंगे वो दिया जाएगा। तो जो कहीं का भी जो पीनल यानी कि दंड संहिता होती है या दंड संबंधित कानून होता है और उसको लागू करने की जो प्रक्रिया है वो कभी भी संविधान के जो सिद्धांत है उसके विपरीत नहीं हो सकता। और ये उत्तरदायित्व जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो जज हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस है, प्रोसिक्यूटर्स हैं, वकील हैं, सबका एक उत्तरदायित्व बनता है कि जो भी ड्यू प्रोसेस है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसको लागू करने के लिए या उसको बहाल कराने के लिए जो है प्रयास करें। लेकिन अगर बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट सेंस में देखें तो संविधान में ये बातें कहाँ कही गई, या किस संविधान के किस प्रावधान का कैसे इंटरप्रिटेशन किया गया है ताकि ये सारी बातें जो है संविधान के अधीन आती। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 14 जो है संविधान का, वो क्या कहता है। वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसी तरह जब हम सेक्शन 21 में जाते हैं तो कहा जाता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब किसी को अगर कोई दोषी, किसी को आप कह रहे हैं कि ये अक्यूज्ड पर्सन है
इसने ये क्राइम किया गया है, तो बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो किए हुए या जो कानून में प्रोसीजर बताया गया है उसको आप उसकी जो लिबर्टी है उससे डिप्राइव नहीं कर सकते, उससे वंचित नहीं कर सकते। उसी तरह जब सेक्शन 22 में हम जाते हैं तो उसमें कहा गया है कि किसी को भी अरेस्ट या डिटेन करने के वक्त आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि उसको आप बताएंगे कि आपको किस वजह से अरेस्ट किया गया है, किन धाराओं में अरेस्ट किया गया है, और इसके साथ साथ उसको ये भी बताएंगे कि उनको अपने पसंद के लीगल प्रैक्टिशनर या वकील से बात करने का अधिकार है। इसमें जब हम देखते हैं तो एक शीला बरसे वर्सेस स्टेट, शीला बरसे वर्सेस स्टेट का एक केस है जिसमें कहा गया है कि क्योंकि आर्टिकल 14, 19 और 39A जो संविधान का है उसमें ये प्रावधान है, उसका जब हम लार्जर इंटरप्रिटेशन, ज्यादा लिबरल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो प्रावधान है कि जो लोग भी सक्षम नहीं है, जो अपना केस लड़ने के लिए खुद से वकील नहीं कर सकते, या जिनकी ऐसी स्थिति है जैसे कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो पैसा रहते हुए भी अपना केस नहीं देख सकता क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ, तो इन लोगों को जो है मुफ्त में कानूनी सलाह या सहायता मिलनी चाहिए। इसी तरह से जो है और एक बात कही गई कि जो सेक्शन 160(1) है सीआरपीसी का, उसमें यह कहा गया है कि जहां पे महिला बंदी है या महिला अक्यूज्ड है वहां पे उनसे पूछताछ करने के लिए, या अगर वो सेल में बंद है या जेल में बंद है तो उनसे बातचीत करने के लिए या उनकी जांच करने के लिए जो है महिला पुलिसकर्मी ही होनी चाहिए। अगर महिला पुलिसकर्मी नहीं है तो आप नहीं कर सकते। और सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले जो है किसी भी फीमेल मेंबर ऑफ सोसाइटी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ जो है, जो कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था डिस्ट्रिक्ट लीगल एड कमिटी को कि कुछ वकीलों को ऐसे आप हायर कीजिए जो कि रेगुलरली जेल में जाके जिन कैदियों की जो समस्या है और उनका केस है और वो आपसे सलाह मशवरा कर सके, और आपका ये भी देखना काम है कि कहीं ऐसे बंदी भी तो नहीं बंद है जिनका कि जेल में होना उचित नहीं है, या जैसे कि इन्होंने अपनी सजा के मियाद का आधा हिस्सा काट लिया हो या आधे से ज्यादा हिस्सा काट लिया हो, पूरा हिस्सा काट लिया हो, और कानूनी सहायता के अभाव में जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसमें एक बात और कही गई थी कि जेल की जो व्यवस्था है उसमें महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग रखने का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से एक और केस है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था वो क्या था कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है या उनके जो संविधान में दिए हुए मूलभूत अधिकार हैं वो सर्वोपरि है, और बहुत ही स्पेशल सिचुएशंस में ही उनको जो है सप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। वो भी किस केस में? जैसे कि इलीगल डिटेंशन की जहां बात आती, तो इलीगल डिटेंशन को लेके ये कहा गया था कि जो भी पर्सन अरेस्ट होता है, जो भी व्यक्ति अरेस्ट होता है, ये उत्तरदायित्व जो है वो पुलिस का है कि उसको या उसके करीबी किसी रिश्तेदार को या उसके मित्र को जल्द से जल्द उसके इंफॉर्मेशन का, उसके अरेस्ट का जानकारी देना और उसको कहाँ डिटेन किया गया है इसकी जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जब कोई किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके आप थाने में लाते हैं तो उसको ये आपको बताना बहुत ही जरूरी है कि उसको किस धारा में या किस क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया है, और ये भी कि वो अपने किस नजदीकी व्यक्ति से बात करना चाहता है या ये संपर्क करना चाहता है कि उसे अरेस्ट किया गया है और किस क्राइम में अरेस्ट किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है संविधान के
सेक्शन 21 और 22 में आती है। तो इसमें कोर्ट का ये कहना था कि जब एक वैलिड कंप्लेंट और इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट किसी को किया जाता है और उस पे ये आरोप लगता है कि उसने कोई ऑफेंस किया है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ये संदेह होना कि इसने ये ऑफेंस किया होगा, इस बेसिस पे उसको अरेस्ट करके जेल में रख देना या कस्टडी में रख लेना जो है अपने आप में इलीगल कन्फाइनमेंट या इलीगल डिटेंशन की श्रेणी में आता है। तो उससे पहले आपको ये ध्यान देना होगा, या किसी भी पुलिस अफसर को या जो भी अरेस्ट कर रहा है उसको ये ध्यान देना पड़ेगा कि रीजनेबल ग्राउंड है कि नहीं अरेस्ट करने का, कि कहीं हियरसे के आधार पे तो आपने अरेस्ट नहीं कर लिया। रीजनेबल ग्राउंड का मतलब है कि सारे साक्षी ये बता रहे थे कि इस व्यक्ति ने इस तरह का कोई ऑफेंस या क्राइम किया है, तब जाके, जो कि कॉग्निजेबल नेचर का है, तब जाके आपने उसको अरेस्ट किया। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और जो माइलस्टोन केस था वो था डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और इसमें जो है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को ही आधार बनाते हुए तो इसमें कहा गया कि क्योंकि पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन करना और अरेस्ट करना जो है वो पुलिस वालों का अधिकार है, लेकिन ये बिना किसी रीजन के अरेस्ट करके जेल में डाल देना जो है एज अ रूटीन प्रोसेस नहीं करना चाहिए। किसी ने कुछ बोला और उसको पकड़ के जो है जेल में डाल दिया, तो इसमें जो है, और कस्टडी में रहते हुए किसी भी तरह का कस्टोडियल टॉर्चर या कस्टोडियल डेथ होना जो है वो कहा गया कि इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, या मानवाधिकार हनन का ये सबसे बुरा रूप है। इसमें जो है उन्होंने कहा कि जो राइट टू लाइफ है वो आर्टिकल 21 में है और इसका बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो करना चाहिए। तो इसमें जो कहा उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। द एपेक्स कोर्ट इन इट्स जजमेंट इशूड फॉलोइंग गाइडलाइंस दैट गवर्न अरेस्ट एंड कस्टडी एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड। तो इसमें कहा गया व्हेन द पुलिस आर मेकिंग अरेस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व्ड इन द अरेस्ट मस्ट बी क्लियर एंड एक्यूरेट। तो जब आप अरेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट मेमो बना रहे हैं, तो उस समय जो भी पुलिस के पर्सनल इन्वॉल्व थे किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने में, उन सभी के नाम बहुत ही साफ तौर पे उस पे लिखे होने चाहिए या रजिस्टर में मेंशन होना चाहिए। और जो पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्ट का इंचार्ज है उसको मेमो ऑफ अरेस्ट बनाना चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट विटनेस जब तक उस अरेस्ट मेमो को साइन नहीं करेगा तब तक वो अरेस्ट मेमो वैलिड नहीं माना जाएगा। और जो ये इंडिपेंडेंट पर्सन है वो उसी समाज का या उसी लोकेलिटी का होना चाहिए जहां से ये अरेस्ट किया गया है। तो इस अरेस्ट मेमो में जो है जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसका सिग्नेचर होना भी जरूरी है। फिर वही बात है कि जब आपको अरेस्ट कर लिया गया तो आपका अधिकार है कि आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को या अपने किसी मित्र को इसकी जानकारी दें, और इसमें पुलिस आपको फैसिलिटेट करेगी। इसके साथ साथ जो है जो पुलिस वाले जो है केस डायरी मेंटेन करते हैं उसमें जो है इस तरह का जो भी अरेस्ट हुआ है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो है अगर जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसका ये कहना है कि उसकी मेडिकल जांच कराई जाए ताकि ये पता चले कि उसकी कोई इंजरी हुई है या नहीं हुई है, तो ये जांच करवाना ही जो व्यक्ति उसको अरेस्ट या जो भी पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर रहा है उसकी जिम्मेवारी है कि वो उसकी मेडिकल जांच करवाएगा। और वो जो इंस्पेक्शन मेमो होगा उस पे उस पुलिस वाले का एज वेल एज जो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है दोनों का ही साइन होना जरूरी है। जब कस्टडी में आप किसी को रखते हैं तो हर 48 घंटे के अंदर, और ये प्रोसीजर है जो कि डीके बासु केस में बताया गया है,
कि ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। हर 48 घंटे में उसकी जांच एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स से बाय द जिसको कि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने अप्रूव किया है, उसके द्वारा किया जाना चाहिए। और जितने भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे अरेस्ट मेमो हो गया, इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो गया, या जो कुछ भी है, सर्च एंड सीजर मेमो हो गया, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है, जो भी उस एरिया का मजिस्ट्रेट है उसके पास जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए। इंटरोगेशन के दौरान भी जो व्यक्ति है, अगर वो कह रहा है कि उसको अपने लॉयर से बातचीत करनी है या मिलना है, तो इस चीज की परमिशन उसको मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ कहा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए, जिसमें कि अगर किसी भी तरह की पुलिस की तरफ से गलत आचरण का संदेह है तो आप हेल्पलाइन नंबर से या कंट्रोल रूम में इस चीज की जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद जो है सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम था, जिसमें कहा गया कि जब किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट करते हैं और वो प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा दुर्दांत क्रिमिनल है, या उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो आपके चंगुल से भाग जाएगा, या इस तरह की कोई भी किसी भी तरह का अंदेशा नहीं है कि जो है कुछ हार्म पहुंचा सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, इस तरह का कोई भी रीजनेबल अगर डाउट नहीं है, तो उसको हथकड़ी लगा के घुमाना और हथकड़ी लगा के कोर्ट में पेश करना, वापस हथकड़ी लगा के। तो इसमें यह कहा गया कि द बेंच वाज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर वर इंस्टेंसेस अर्लियर वेयर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रेलेवेंट कंसिडरेशंस फॉर पुटिंग अ prisoner in fetters are the character, antecedents and propensities of the prisoner। मतलब कि अगर वो हैबिचुअल क्रिमिनल है या उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो पास्ट में भी जो है कस्टडी से भाग चुका है, या इस तरह की उसके एंटीसीडेंट्स रहे हैं, उस स्थिति में तो आप उसको हथकड़ियों में रखिए या हथकड़ी में कोर्ट में पेश कीजिए। किसी भी और सिचुएशन में ये माना गया है कि अगर इस तरह से, क्योंकि एक बेसिक रेस्पेक्ट जो है, चाहे वो अक्यूज ही क्यों ना हो, और लेकिन उसके भी मानवाधिकार है, उसका भी एक ह्यूमन वैल्यू है, तो उस एवज में जो है उसको इस तरह से शर्मिंदा करना या इस तरह से बांध के रखना जो है किसी मतलब मानवीय नहीं। तो चाहे इसके लिए यह भी कहा गया है कि पुलिस वालों को अपने सुपीरियर से ऑर्डर हो, लेकिन जब तक ये मापदंड, आप इन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कि क्या उसका पिछला हिस्ट्री है, वो कैसे कैरेक्टर का है, या पास्ट में कितना क्राइम कर चुका है, या कभी कस्टडी से भागा है या नहीं, तो किसी को भी हथकड़ी में जकड़ के कोर्ट के सामने पेश करना या वापस जेल ले जाते समय हथकड़ी से, या किसी भी तरह का ह्यूमिलिएटिंग आचरण जो है सही नहीं है। ठीक है। इसमें फिर आगे कहा गया कि जो हैंड कफिंग है या हथकड़ी लगाना है, वो प्राइमा फेसाई जो है वो बड़ा ही अमानवीय है, इनह्यूमन है, और इसका कोई औचित्य नहीं बनता है, और ये बड़ा ही आर्बिट्ररी है, क्योंकि इसमें जो है आर्टिकल 21 का वायलेशन है। हाँ, लेकिन अगर क्रिमिनल प्रोसीजर ये भी कहता है, या सुप्रीम कोर्ट का जो भी इसमें गाइडलाइन है वो ये भी कहता है कि हाँ, अगर उसके एंटीसीडेंट्स खराब है, पास्ट में उसका हिस्ट्री ऐसा रहा है कि अगर उसको हथकड़ियों में बांध के नहीं लाया गया तो वो कुछ और कर सकता है, या वो कस्टडी तोड़ के भाग सकता है, तो उस स्थिति में करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद एक केस था नंदनी सतपति वर्सेस पीएल दानी करके। इसमें क्या कहा गया? द कोर्ट मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 23। When does an accused is protected from answering questions that can cause self-incrimination? मतलब आप कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है जब अक्यूज्ड को इंटरोगेट कर रहा है तो उसको कंपेल नहीं कर सकता है कि आप अपना दोष मान लो। सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग का मतलब कि मैं ऐसा कुछ बयान दूं या मैं ऐसा कुछ स्टेटमेंट दूं जिससे कि मैं खुद को ही इंक्रिमिनेट कर लूं कि मैं
ने ये क्राइम किया, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ राइडर्स हैं, इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं इस प्रिंसिपल के। इसमें क्या कहा कि however, for explaining its ambit, the court took the reference of MP Sharma's case and said that the umbrella of Article 20, subarticle 3 applies not only in the courtroom where an accused is compelled to self-incriminate himself for testimony, but is also protected when he is forced to self-incriminatory statements at the time of police investigation. Hence, it extends to suspects accused against whom FIR is lodged and all investigation processes which can support the charges of prosecution. तो इसमें यह भी अधिकार दिया गया है कि जहां मुझे यह अधिकार है कि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं, तो मुझे कोई कंपेल ना कर पाए या मेरे से जोर जबरदस्ती करके ये ना करवा पाए कि मैं अपना जुर्म मान लूं, क्योंकि उसको फिर कोवर्जन या ड्यूरेस में माना जाएगा और वो एक वैलिड डिपोजिशन या स्टेटमेंट नहीं होती। किसी प्रभाव में आके मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं या डिपोज कर रहा हूं तो उसको एक वैलिड डिपोजिशन नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक बात और कही गई कि हर तरह का क्वेश्चनिंग को जो है आप ये नहीं कर सकते। Can we wind up? Was that all? Actually टाइम हो रहा है, वाइंड अप कर सकते हैं। कितना टाइम है मैडम? सर हमारे पास 3 मिनट्स आर लेफ्ट। 3 मिनट्स है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी जो है जो भी जजमेंट्स है उसको कवर कर लेता हूं। मैं तो वैसे सेक्शन भी कवर करना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे एक केस था स्टेट वर्सेस रहमान, उसमें कहा गया जब भी आप सर्च एंड सीजर करते हैं, मतलब किसी के घर पे आपको सर्च करना है या सीजर करना है और अर्जेंसी ऐसे ये है कि आपको सेक्शन 165 सीआरपीसी का इस्तेमाल करते हुए आपके पास समय नहीं है कि आप मजिस्ट्रेट से जाके परमिशन ले पाए, तो भी पुलिस का कंडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे यह पता चल जाए कि ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ था। इसमें यह कहा गया कि भले ही आपको अधिकार है कि आप किसी प्रेमाइस का सर्च कर पाएं, जो भी सबूत है उसको वो कर पाएं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अनरीजनेबली ये काम करेंगे कि आपने बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के आप चले गए कि हमें संदेह है और हम तुम्हारा सर्च करेंगे। तो ये अपने आप में ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर एक केस था जिसका नाम था कि खड़क सिंह वर्सेस स्टेट। इसमें जो कहानी थी वो ये थी कि इस पे एक्यूजेशन लगा था कि इसने डकैती की है, लेकिन फिर लैक ऑफ एविडेंस में इसको छोड़ दिया गया था। तो लेकिन पुलिस का सर्विलांस इसके ऊपर बना रहा और पुलिस ऐसा करती थी कि रात में किसी भी टाइम इसके घर में घुस जाती थी, ये बहाना बनाते हुए कि हमें सर्च करना है, हमें ये करना है, तुम्हारे यहाँ ये हो सकता है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है इसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। हर चीज का एक प्रोसीजर निर्धारित है और आप ऐसे बिना किसी रीजन के किसी के घर के घुस के उसके लाइफ एंड लिबर्टी को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसको इस तरह से आप ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। अगर आपको सस्पिशन है तो सस्पिशन किस वजह से है उसका वैलिड ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो है श्रीमती नीलाबाटी बेहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इसमें क्या कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 है वो जो है कस्टोडियल डेथ, ये जो महिला थी इनके बेटे का कस्टोडियल डेथ हो गया था। तो अब ये कि क्योंकि स्टेट का फंक्शनरी है, पुलिस जो है वो स्टेट के अंदर आती है, तो आपके फंक्शनरी ने किया तो फंक्शनरी आपके ही अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा था, इसीलिए उसका जो भी कॉम्पेंसेशन बनता है, जो उसके राइट टू लाइफ को आपने खत्म किया या डिस्ट्रॉय किया, उस एवज में जो है कॉम्पेंसेशन देना। कस्टोडियल डेथ को तो उन्होंने बोला अपने आप में ही ग्रेव वायलेशन है, लेकिन इसका कॉम्पेंसेशन कौन देगा? अगर पुलिस वाले ये क्राइम करते हैं तो उसमें कहा गया कि ये स्टेट देगी, स्टेट यानी कि सरकार देगी।